प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आइनी तरामीम बहरहाल मंजूर कर ली गई, जिस तरह से भी हुई, बहुत वक्त लगा, या कुछ लोगों का अभी भी ख्याल है कि जल्दबाजी में हो गई हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू होनी चाहिए थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, इस पर महीना बहुत बात हो गई है। बहरहाल इत्तफाक़ राय पैदा हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब ने वोट किया और काफ़ी हद तक खुशउस्लूबी से ये आइनी तरामीम हो गई। अब ये आइन बाकायदा तौर पर अपडेट हो गया। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ का शिकवा अभी भी ये है कि उनके कुछ लोगों से जो उनके नाम पर वोट लेकर आए थे उनसे वोट कराया गया है, और कुछ लोगों को उनके ख्याल में रिज़र्व में रखा गया जो कि एक्सपोज नहीं किया गया या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी मौलाना की वजह से। जो कुछ भी हुआ, बहरहाल अब एक नया आइन हमारे सामने है। एक 26वीं तरमीम के बाद एक शक्ल इख्तियार करने वाला आइन हमारे सामने, लेकिन कई सवाल उसमें अभी भी पैदा हो रहे हैं, जिस पर आज वकला में पहले ही दिन बहुत सी डिस्कशंस होती रही, डिबेट होती रही। मसलन अब जो पहला मरला है वो चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इंतखाब के लिए या उनका नाम मुंतखब करने के लिए जो कमेटी बन रही है, वो कमेटी 2/3 अक्सरियत पर नहीं पहुंचती तो क्या होगा, इस पर आइन क्या कहता है। और कल अली जफर साहब ने सेनेट में कहा था कि कई इसमें एरर्स मौजूद हैं जिसके लिए शायद दोबारा तरमीम करना पड़े या दोबारा जल्द से जोड़ के बैठना पड़े कि क्या होगा। मतलब आइनी बेंच कैसे बनेगा और आइनी बेंच के क़याम के बाद कौन कौन से मुकदमात वो सुन सकता है, ये एक सवाल है। अब 13 मेंबर्स के बेंच ने रिजर्व सीट का फैसला दिया था, उसका रिव्यू सुनना है तो क्या 7 मेंबर्स का एक बेंच 13 मेंबर्स का रिव्यू सुन सकता है। तो बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ आज बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। MNA हैं। बैरिस्टर साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन कानून है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपको पहली बार अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब आपको भी खुशामदीद। सबसे पहला सवाल जो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं, क्या कुछ ऐसे टेक्निकल एरर्स मौजूद हैं बिलाल साहब जो जिनको के बारे में समझा जा रहा है, जैसे कल अली जफर साहब ने सवाल उठाया था। मसलन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर ये जो एक कमेटी है 12 रुकनी पार्लियामान की, जिन्होंने चीफ जस्टिस के तीन में से के इंतखाब करना है, अगर वो 2/3 अक्सरियत के साथ किसी एक नाम पर नहीं पहुंच पाती तो क्या होगा, आइन इस पर खामोश है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से एज अ पॉलिटिकल वर्कर एंड एज अ मेंबर ऑफ द आप कह लें ट्रेजरी बेंचेस से भी और PMLN का वर्कर होते हुए भी जी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कौम को कि कल जो एक इवेंट हुआ, ये काफ़ी बड़ा एक सियासी इवेंट था, और जिस तरीके से हुआ एक इत्तफाक़ राय के साथ, और उसमें जो आपने दीगर हमारी नवाज शरीफ साहब ने एक शेर पढ़ा, मगर वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, बिलावल साहब ने तकरीर की, मौलाना साहब ने तकरीर की, दीगर और पार्लियामेंटरी लीडर्स ने या पार्टीज़ के लीडर्स ने तकरीर की, तो एक इत्तफाक़ राय, एक सियासी और जमहूरी माहौल में सारी बातचीत हुई। और हर इशू पे इत्तफाक़ ना होने के बावजूद, मतलब कि इस अमेंडमेंट से हट के, इस अमेंडमेंट के ऊपर एक संजीदा सियासी अमल के नतीजे में आपने एक अमेंडमेंट देखी जिसके ऊपर PTI भी, चाहे वो वोट नहीं डाल रही, मगर उनकी भी कोई, वो ख़ुद कहते हैं अपने मुँह से कि इसमें कोई ऐसी चीज़ अब नहीं रही जिससे हम कोई इख्तलाफ करते हैं। तो एक तो ये आई थिंक ये चीज़ हाईलाइट करनी ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया जी, देखिए इसके अंदर यकीनन अब स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम होना है इसके नतीजे में, जिसके जो 12 रुकनी कमेटी होगी, 8 मेंबर्स उसके कौमी असम्बली से होंगे, 4 मेंबर्स उसके सेनेट से होंगे, और इसकी जो मेंबरशिप है वो जमातों की दोनों हाउसेस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के नतीजे में होगी। और यकीनन आप सही कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत ही इस कमेटी की एक नए चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकेगी। और एम ये है कि पहली दफ़ा, तो क्योंकि अब 25 तारीख को रिटायरमेंट है चीफ जस्टिस की, तो इसमें प्रोवाइज़ो दिया गया है कि पहली दफ़ा ये कमेटी 3 दिन कबल रिटायरमेंट से अपनी नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर को भेजेगी, जो आगे प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे और अपॉइंट करेंगे, मगर आइंदा के लिए 14 दिन पहले रिटायरमेंट से, या मतलब कि लास्ट टाइम जो डेडलाइन होगी इस कमेटी के लिए वो 14 दिन कबल होगी। जो सवाल आपने किया है इस हवाले से कि 2/3 अक्सरियत से नहीं होता तो क्या होगा, तो फिर एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की तो एक प्रोविज़न मौजूद है, जो भी उस वक्त सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस मौजूद होंगे, सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो कि जस्टिस मंसूर हैं इसके। जी, तो अगर इस तरह हाइपोथेटिकली ले लीजिए कि अगर तो मिसाल के तौर पे एक 2/3 अक्सरियत की हद तक कमेटी नतीजे पे नहीं पहुंचती, तो जब तक वो उस नतीजे पे नहीं पहुंचेगी तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ही प्रिजाइड करेंगे, या चीफ जस्टिस के या सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेंगे। और इसमें भी यकीनन इसी सेफगार्ड यही थी कि 2/3 अक्सरियत की जब आप शिक डालते हैं, हम इसके अंदर भी
जमातें सिंपल मेजॉरिटी की बात कर सकती थी, मगर 2/3 अक्सरियत से यकीनन उसमें इत्तफाक़ राय, उसमें पार्लियामेंट्री कंसेंसस बिल्डिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये 2/3 अक्सरियत ही होना चाहिए। और हम होता ये है कि क्योंकि ये फैसले इतने अहम होते हैं, तो चाहे कोई ऑपोजिशन में हो, ट्रेजरी में हो, एक नतीजे पे पहुंचने का एक जिम्मेदारी और एक प्रेशर ज़रूर मौजूद होता है। तो हम पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह अब आज इस पार्लियामेंट्री कमेटी का इस अपॉइंटमेंट के लिए जो होनी है आइंदा दिनों में, उसके लिए आज ही इस पार्लियामेंट्री कमेटी का क्याम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपने स्पीकर्स और चेयरमैन सेनेट के नाम आने शुरू हो गए, और हम उम्मीद करें कि इस कमेटी की मीटिंग कल तक हो जाएगी, और होपफुली कल ही की कोशिश करेंगे। सही है, लेकिन आपने चले कहा कि प्रोवाइजो मौजूद है, लेकिन बैरिस्टर साहब ये सुकुम है क्या कानून में कि अगर 2/3 नहीं है तो फिर क्या होगा? चलिए ये तो हल मुस्तकिल नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे या सीनियर प्यूनर जज होंगे वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस बन जाएंगे। ये तो शायद सोल्यूशन नहीं है। आपके ख्याल में ये सुकुम है फिर नई तरमीम में? बहुत शुक्रिया अज़ाद। सबसे पहले तो मैं बिलाल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुबारक देने का दिन है। मेरे ख्याल में शायद ये सियासी जमातों के लिए, जो हुक्मरान जमातें हैं, उनके लिए तो एक मुबारक देने का दिन हो। उन्होंने आपस में कुछ सेटलमेंट कर ली, कुछ तकरीरें कर ली। एक नवाज शरीफ साहब ने गलत शेर पढ़ा, एक जिसकी तौसीह बल्कि मौलाना साहब ने की कि उस शेर को दुरुस्त तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए था। वो बेवजन था, लेकिन मतलब इस बात पे मुबारकबाद मैं देने का ज़रूर कायल हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने शेर पढ़ा, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन जहाँ तक आइन और कानून का मामला है, आप वकला हजरात की मेजॉरिटी को देख लें। एक आज़म नज़ीर तारड़ और मंसूर अवान, जो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर को छोड़ के वकला हजरात की तूल और अर्ज़ के अंदर मेजॉरिटी को देख लें। कराची के अंदर जो कंसेंसस हुआ था वकला का, उनको देख लें। बाकी जज साहिबान को देख लें, तो लोग कम अज़ कम वकला कम्युनिटी के अंदर मातम को ना है। ये मुबारकबाद का दिन नहीं है, ये मातम का दिन है। उसकी मैं एक बुनियादी वजह आपको बताता हूँ। सुकुम तो इसके अंदर बहुत सारे हैं और आपकी इजाज़त से हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो बुनियादी बात जिसको पाकिस्तान की तारीख के जुडिशल धारे को रिवर्स कर दिया गया है, वो एक है। वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर 1973 के आइन के अंदर 1973 में एक शिक डाली कि 175(3), जिसमें लिखा गया कि जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया जाएगा, ये एक दूसरे के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। यानी एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी और जुडिशरी अपने फैसले इंडिपेंडेंटली करेगी। ये आइन के अंदर शिक थी। इसकी तकमील के लिए सन 1996 में 96 में जब एग्जीक्यूटिव ने चीफ जस्टिस को 2 या 3 नंबर से बनाने की कोशिश की, तो अल जिहाद ट्रस्ट केस की जजमेंट आई जिसमें कहा गया कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अंदर या पार्लियामान जुडिशरी के अंदर कोई मुदाखलत नहीं करेगी। जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस बनेगा। इसी स्ट्रगल को, जो ये स्ट्रगल के तौर पे वकला हजरात ने की, वो लॉयर्स मूवमेंट के अंदर उसको मजीद तकमील दी गई। और 18वीं तरमीम जो लॉयर्स मूवमेंट के बाद 2010 में आई, उसके अंदर शिक लिख दी गई कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। ठीक, आप कमेटी मेजॉरिटी की बना लें, 2/3 की बना लें, पार्लियामान की बना लें, सेनेट की बना लें, हुकूमत की बना लें, ऑपोजिशन की बना लें, ये प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ये है कि क्या वो लोग जिनके मुकदमे जुडिशरी ने सुनने हैं, जिस हुकूमत के खिलाफ जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स देनी है, जिस पार्लियामान के मेंबरान के खिलाफ जुडिशरी ने डिसाइड करना है कि इन्होंने अपने असासे छुपाए या नहीं छुपाए, ये ठीक इलेक्ट हुए या गलत इलेक्ट हुए, क्या वो लोग जो इस जुडिशरी के सामने साइल होंगे, क्या वो उस बेंच की तकर्री करेंगे जो बेंच उस मुकदमे को सुनेगा, और उस चीफ जस्टिस की तकर्री करेंगे जो चीफ जस्टिस उस जुडिशरी का हेड होगा? 1973 से लेके 2024 तक हमने 50 साल पाकिस्तान के अंदर इस इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश की कि जुडिशरी के अंदर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस होगा। यही अल जिहाद ट्रस्ट था, यही 18वीं तरमीम थी, यही लॉयर्स मूवमेंट थी। इस तरमीम के अंदर आइन का वो धारा जिसके ऊपर 50 साल से वकला ने मेहनत की, उसको एक शिक के अंदर रिवर्स कर दिया गया है। ये मुबारकबाद का दिन नहीं है, ये मातम का दिन। तो हम छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं जी।
जब आप मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट देते हैं, इसका मतलब है कि जब भी जो भी हुकूमत होगी, किसी को भी हुकूमत उसी वक्त तो जाने दे। क्या पाकिस्तान के अंदर जो 76 साल से चीफ जस्टिस रहे हैं, आप उनकी अपॉइंटमेंट से मुतमईन है? ये जो भी चीफ जस्टिस जा रहे हैं, इनके मुतालिक राय देखिए ना सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में असल सुन लें आप, प्रोपोर्शंस में तो ना सुन लें, वो अक्सरियत तो मगर उसी की होगी जिसकी हुकूमत में अक्सरियत होगी। सुन लें। उसके बाद हुआ ये कि जब 2009 के अंदर नई पार्लियामेंट 8 के अंदर आई, 10 के अंदर जब वो बैठी तो उन्होंने कहा कि यार इसको बेहतर करते हैं, इस लॉ को, अपॉइंटमेंट्स को। क्या पाकिस्तान के अंदर पिछले 76 साल से जुडिशियल एलिवेशन मेरिट बेस्ड चल रही है? क्या पाकिस्तान के पिछले 76 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं वो 1958 से मार्शल लॉ से लेके 12 जुलाई की रास्ता रोक रही है कि मेरिट बेस्ड? सुन लेना, एक ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड पे जाएं। अब ये है कि जब 19वीं आईनी तरमीम जो थी वो धौंस करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने करवाई कि 18th अमेंडमेंट को हम सेट असाइड कर देंगे, 19 पे आए। अगर यही इशू है तो इंडिया के अंदर हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लगाता है, वहां पे तो जज नहीं लगाते जुडिशियल कमीशन के अंदर, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो राज्यसभा या लोकसभा मिलकर करती है उसके अंदर फिर, और उनका नंबर हमारे से 77 है और हम 130 पे पहुंचे हुए हैं। अब जब 19वीं तरमीम आ गई और उसके बाद फिर ये है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं लग रहे, पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर चीफ जस्टिस लग रहे हैं कि हमने किसको कब लाना है और किस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा, और हमने ये पैरामीटर्स 2032 तक डिसाइड किया हुआ है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन चीफ जस्टिस आएगा। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है? अब उसके बाद ये है कि उसी पार्लियामेंट ने जिसने इख्तियार दिया सीनियरिटी का, ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट पिछले 10-12 साल से जो चल रहा है कि आपने पिछले चीफ जस्टिस का भी सेंट ऑफ नहीं अच्छा किया जो बंदयाल साहब थे, आपने इस मौजूदा चीफ जस्टिस को भी नहीं कहा, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये आता है उस चीफ जस्टिस के ऊपर कि ये चीफ जस्टिस जो है ये ए पॉलिटिकल नहीं है, या वो चीफ जस्टिस की बेंच कॉम्पोजिशन नहीं है। अगर वो पार्लियामेंट के जरिए 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर 76 साल के अंदर पार्लियामेंट एक नया एक्सपीरियंस किया है, और अगर कल को फर्ज किया असद मौलाना फजलुर रहमान साहब का वोट जस्टिस मंसूर के अंदर चला जाता है, तो क्या उस सूरत के अंदर फिर हम कहेंगे कि ये पार्लियामेंट का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ठीक है? क्या जस्टिस मंसूर जो है, या जस्टिस फाइज ईसा जो है, या जस्टिस बंदयाल जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिस्पेंसिबल है? चले मेरा इसमें एक सवाल और लास्ट उस चीज पे कि क्या अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है कि आपने सीनियरिटी को वायलेट करना है या नहीं करना, इसी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसको 5वें नंबर को आपने 3 पैनल्स पे लेके आए हैं। क्या 76 साल के अंदर आज तक हमने किसी को लगाया? तो मेरा ये ख्याल ये है, एक जुमला ले ले, बस सेपरेशन ऑफ पावर है, ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, सिर्फ ये है कि ईगो से निकल आना चाहिए, इंस्टीट्यूशन पे जाना चाहिए। हाफिज साहब का एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। नहीं, एक तरफ वो कह रहे हैं, मैं आपके आर्गुमेंट का रिबटल कर रहा हूं। हाफिज साहब का एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है। एक तरफ वो कहते हैं कि आइन के अंदर ये बात 1973 के अंदर नहीं थी कि सीनियर मोस्ट जज होगा, तो अब इसी हम उस ओरिजिनल फ्रेमर की तरफ जा रहे हैं। भाई आइन के अंदर तो 26 आइन के अंदर बात सुन ले, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली, बात सुन लीजिए। आइन के अंदर उसके बाद 26 दफा तरमीम हो चुकी है। हम जो ओरिजिनल फ्रेमर्स का कॉन्स्टिट्यूशन था उससे तो बहुत दूर आ चुके हैं। ये कहना कि अब हम वापस 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो बाकी शिकें भी निकाल दें। और दूसरी बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात की कि उसको पार्लियामेंट लगाती है। मैं हुकूमत की मेजॉरिटी से रिकमेंडेशन से लगती है और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसकी हुकूमत करती है। इसी वजह से इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं आते, ख्वाह वो मस्जिद हो अयोध्या वाली, ख्वाह वो इंडियन कश्मीर की 370 वाली बात हो, आज तक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फंसा हुआ है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के खिलाफ फैसले नहीं देती, यही काम ये यहां पे पाकिस्तान। अच्छा बिलाल साहब, इसमें एक जो, चूंकि हम जब ये कहते हैं ना कि मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, तो इससे तो फिर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन होगी इस कमेटी की, हमेशा कोई भी हुकूमत हो उसकी इस कमेटी में अक्सरियत होगी, क्योंकि उसकी हुकूमत में अक्सरियत है। जिसकी हुकूमत में अक्सरियत होगी इसकी उसकी कमेटी में भी तो अक्सरियत होगी ना। यही फर्क है सिंपल मेजॉरिटी और 2/3 में। अगर 2/3 और सिंपल मेजॉरिटी के अंदर फ़र्क कोई ना होता तो ये जो आपने आइनी तरमीम के लिए पिछले महीने डेढ़ से एक तगो देखी है, फिर तो हम बिल लाते सादा सा और हुकूमती अपने मेंबरान से पास करवा लेते। 2/3 की ज़रूरत थी, इसलिए हमें इतना इत्तफाक़ राय पैदा करना पड़ा ना, इतना इसलिए आपने इतना कवर किया कि मौलाना साहब के घर मुलाकातें, जाती उमरा मुलाकातें, बिलावल हाउस मुलाकातें, यही सियासी अमल होता है। फिर PTI गई मौलाना साहब के पास और आपने देखा
कि देखिए जो कल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों हाउसेज से पास हुई है वो इन अ वे अगर आप टेक्निकली देखें तो मुकम्मल इत्तफाक़ राय से हुई है। पीटीआई ने ये नहीं कहा कि हम इन शिकों के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने कहा हम एहतजाजन वोट नहीं डालते, चलें वो उनकी लॉजिक है। मगर आपने मौलाना साहब से भी सुना, आपने पीटीआई से ख़ुद सुना कि ये जो अब मुसवदा है इससे हमें कोई ऐसा मेजर एतराज़ नहीं है, मगर हम और वजूहात से हम वोट नहीं डालते। तो देखिए आइन के अंदर एक तरमीम जब कंप्लीट कंसेंसस के साथ पार्लियामान से हो रही है उसके ऊपर तो आप मतलब कि इससे ज़्यादा तो जिसे कहते हैं ना इससे ज़्यादा तो पायदार चीज़ हो नहीं सकती। दूसरी बात ये मैं ज़रा क्योंकि साद साहब ने एक दो पॉइंट्स उठाए थे तो आपकी इजाज़त से मैं एड्रेस करना चाहूँगा। इनने बात की लॉयर्स रिप्रेजेंटेशन की, तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि सारे वकला इसके साथ मुत्तफ़िक होंगे, मगर ये भी कहना कि सारे वकला या अक्सरियत सरापा एहतजाज हैं या जो भी है, मैं इससे इत्तफाक़ नहीं करता। चूँकि हमने देखा है कि इसके अंदर दीगर बार्स की इनपुट भी आई, पाकिस्तान बार काउंसिल की तो बल्कि मैंने देखा था इनपुट आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कमेटी में भी पेश की, कंसल्टेशंस भी, और उसके बाद नतीजे में ये एक मसवदा आया। एंड वंस अगेन आई विल से दिस कि बहुत सारे वो बार्स भी जो उनके अंदर पीटीआई का भी अब ये हकीकत है बार्स के अंदर कि उनकी भी पॉलिटिक्स और उसका एक इंटरमिंगलिंग है, तो पीटीआई ने भी एट द एंड ऑफ द डे और उनके और आजकल तो वो जमात लड़ी ही बाय लॉयर्स है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो मसवदा है इसके ऊपर कोई मेजर इशू नहीं है। देखिए तीसरी बात मैं ज़रा तासुर क्लियर करना चाहूँ, ये एग्जीक्यूटिव तैनाती नहीं करी जुडिशरी की, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामान दोनों हाउसेस की नुमाइंदगी के साथ एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट करेगी। ठीक, और इसके अंदर और अगर आप इसके अंदर मुवाजना कर लें तो ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट में साद साहब ये समन कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो सेनेट की हेयरिंग होती नहीं, सेनेट की हेयरिंग होती है मगर नॉमिनेशन प्रेसिडेंट से आती है। नॉमिनेट प्रेसिडेंट करते हैं, सेनेट कॉन्फर्मेशन करती है और उसके बाद वो लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं। और यहाँ पे देखिए तीसरी बात मैं आपको ज़रा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बात है ना ये तासुर के बेंचेस अब बैठ के हुकूमत या पार्लियामान बनाएगी, ऐसा नहीं है, इसलिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर अब पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई गई है। पहले सिर्फ लॉ मिनिस्टर होते थे, एक वाहिद जिन्हें आप कह लें कि पार्लियामेंटेरियन ही होते हैं आमतौर पे, मगर उसके अलावा 2 ट्रेजरी के 2 ऑपोजिशन के मेंबर्स को वहाँ पे डाला गया और वो जुडिशल कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस का रोस्टर बनाएगा। वो ये कहेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20 जजेस हैं तो जुडिशल कमीशन जिसकी चेयरपर्सन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही है, जिसके अंदर जजेस हैं, जिसके अंदर बार काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर एक माइनॉरिटी अभी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो जुडिशल कमीशन कहेगा कि इन 20 सुप्रीम कोर्ट जजेस में से ये 10 जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए मुख्तस कर रहे हैं। फिर होगा क्या, फिर वो जो 10 जजेस हैं उनके सीनियर मोस्ट जज और उनके नेक्स्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क्याम खुद करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का रोस्टर जुडिशल कमीशन बना रहा है जिसमें भी जजेस की अक्सरियत है, और उसके बाद भी जब वो रोस्टर बन गया तो वो रोस्टर खुद ही फैसला कर रहा है कि उसके अंदर किस केस के लिए क्या बेंच बनना है। तो इसलिए ये तासुर देना कि कहीं हुकूमत बैठ के बेंच बना रही है या पार्लियामेंट बैठ के बेंच बना रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये इससे इशू एड्रेस हो जाएगा कि छोटी सी करेक्शन सर बिलाल साहब की बात में, बिलाल साहब ने बात बड़ी मुनासिब की और इन बातों के ऊपर बहस होनी चाहिए। दरमियान में बात करते करते इन्होंने कहा जिसके अंदर जुडिशरी की मेजॉरिटी है वो जुडिशल कमीशन ये बना रहा है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जुडिशरी की मेजॉरिटी उस कमीशन के अंदर नहीं है। अगर यही असल बात है। 18वीं तरमीम में जो आपने कमीशन बनाया था उसमें जुडिशरी की मेजॉरिटी नहीं थी, तो ये बात हुई कि जुडिशरी की मेजॉरिटी होनी चाहिए ताकि एक इंडिपेंडेंस रहे, पार्लियामान या पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर अपना वजन ना दे रहे हो, इसलिए 19वीं तरमीम आई। इस वक्त आपने किया ये कि आपने वापस जुडिशल मेजॉरिटी को खत्म कर दिया, यानी कि ऐसे लोग जिनका कम से कम पॉलिटिकल एफिलिएशन है, वो अटॉर्नी जनरल हो, वो लॉ मिनिस्टर हो, वो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हो, वो बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जो नॉन इंडिपेंडेंट हैं। सवाल इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, और ये बातें ही हमें बहस करनी चाहिए। बिलाल साहब का एक वैलिड पॉइंट है, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बहस करनी चाहिए। प्रिंसिपल इफेक्टिवली ये है जिसके ऊपर आने वाला चैलेंज भी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये चैलेंज हुई तो एक प्रिंसिपल के ऊपर बात होगी, वो ये है कि क्या जो लोग चीफ जस्टिस की तकर्री करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर्म करेंगे, क्या उस ग्रुप की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी? वो पॉलिटिकल एफिलिएशन गवर्नमेंट के साथ हो या ऑपोजिशन के साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को इस जुडिशल कमीशन में अक्सरियत वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई है। इफेक्टिवली 19वीं तरमीम ने किया जो था, जिस प्रिंसिपल को अल जिहाद ट्रस्ट के बाद से हमने कैरी किया अपनी जुरिस्प्रूडेंस में, वो ये है कि जिस शख्स की सियासी वाबस्तगी होगी, ख्वाह प्रो हुकूमत हो ख्वाह एंटी हुकूमत हो, वो जुडिशल मैकेनिज्म के अंदर काम नहीं करेगा। ठीक है,
जुडिशल मैकेनिज्म के अंदर काम इंडिपेंडेंट जजेस जिनकी सियासी वाबस्तगी नहीं है उनकी मेजॉरिटी होगी। इस बैलेंस को इस तरमीम में इन्होंने चेंज कर। चलिए मैं सर इसमें अगर आप इजाजत देते हैं, एक ब्रेक दी हुई है, मैं ब्रेक के बाद आपकी राय लेता हूं, फिर आप सबके पास जाता हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब जो अभी बात ब्रेक पर जाने से पहले कर रहे थे बैरिस्टर साहब, वो ये कहते हैं कि ये जो जुडिशल कमीशन है इसमें तो हमेशा हुकूमत को अक्सरियत रहेगी। इसमें आपका लॉ मिनिस्टर आ गया, आपका जो है वो अटॉर्नी जनरल आ गए, पाकिस्तान बार काउंसिल आम तौर पे हुकूमत के साथ जा रही होती है, तो ये तो हमेशा हुकूमत की अक्सरियत रहेगी। सर गुजारिश है असद साहब, देखिए मेरे सामने कॉम्पोजिशन है, आपके तकरीबन 5 जजेस हैं जी जो उसके मेंबर्स हैं, 5 जजेस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के एक मेंबर हैं जी, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, 4 पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें से 2 अपोजिशन के हैं, 2 आपके ट्रेजरी के हैं, और उसके अलावा एक टेक्निकल मेंबर मेरे ख्याल से हैं जो स्पीकर। ठीक है जी, तो देखिए इसके अंदर बैलेंस है। स्पीकर जिसको नॉमिनेट करेगा, नहीं सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, देखिए इस तरह ना करें ना, ये 10-12 लोग हैं, क्या हर जज की अपनी क्रेडिबिलिटी है। पार्लियामेंट के अंदर 4 मेंबरान हैं, 3 आप कह चलें हुकूमत से, अगर आप कह लें कि एक लॉ मिनिस्टर और वो 2 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, 2 ट्रेजरी उसके अपोजिशन के मेंबरान हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर भी देखिए एट द एंड ऑफ द डे आप खुद कहते हैं बाज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है, उनका अपना मौक़िफ़ होता है। ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे है ही सेनेट कॉन्फर्मेशन, जजेस की से ही नहीं है जजेस की तकर्री के अंदर। तो ये एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी है कि चीफ जस्टिस को आप जुडिशरी अपनी तैनातियों के लिए खुद ही उसकी सरबराही करिए। दूसरी बात मेरी जरा सुनिए, चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पे मैं फिर से कहूंगा, 2/3 अक्सरियत से पार्लियामान की ये कमेटी क्या है, ये उसी 2/3 अक्सरियत जिसके तहत आप आइन को बदलते हैं, उसी 2/3 अक्सरियत की एक अक्कासी है ये स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो चीफ जस्टिस की तकर्री करेगी। सर मेरी गुजारिश सुने, जो पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने ये आइन बनाया, हुकूमत भी और जुडिशरी भी उस आइन का नतीजा है, ठीक है ना जी। और इसीलिए आप इस चीज़ को लाइट ना लें कि 2/3 की अक्सरियत के साथ जब सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान की एक कमेटी एक फैसला करेगी तो वो पार्लियामान का फैसला है। पार्लियामान के ही फैसलों से ही क़याम था सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामान के ही फैसलों से कर लूं। अलाउ मी टू कंप्लीट, आई हैव अनदर समथिंग एल्स टू शेयर। दूसरी बात ये जो मैंने बात सुनी है ना जी, मुझे पहले भी ताज्जुब होता है, ख़ास तौर पे जब आई सी लॉयर्स और सीजन्ड लॉयर्स कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज होगी। अब देखिए ये तो हम मानते हैं ना कि वकील भी और जजेस भी इस किताब ये आईने पाकिस्तान है, इसके बाहर तो कुछ नहीं कर सकते ना जी, मतलब कि हमसे ज़्यादा आमतौर पे इस किताब के अंदर ही पूरा दिन इनका ये काम है, पटिशन इसके तहत या इसके नीचे एक्ट्स और रूल्स के तहत लिखना, इसी को खोल के इसकी इंटरप्रिटेशनें करके उसके नतीजे में फैसला लिखना। तो मैं ज़रा 1-2 शिकें बड़ी जल्दी पढ़ना चाहूँगा। आर्टिकल 239 है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, उसका सब आर्टिकल 5 है जो कहता है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड वॉट एवर। और फिर उसके बाद अगर तो ये आपने देख लिया, एंड फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट, अब आर्टिकल 6 पढ़ लीजिए, सब आर्टिकल 6, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन वॉट एवर ऑन द पावर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 2 सब आर्टिकल्स के बाद पटिशन लिखना, सोचना कि आप पार्लियामान की 2/3 अक्सरियत के फैसले को कोर्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड पे। एक जुमला पाकिस्तान के अंदर 26वीं तरमीम हो रही है, इसके अंदर से 14 तरमीमें चैलेंज हो चुकी हैं। मैं बिलाल साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने उसमें से 7 तरमीमें इन शिक के बावजूद चैलेंज की हैं। 1973 से ये वाला क्लॉज मौजूद है। आपकी पार्टी ने 7 तरमीमें चैलेंज की हैं। इस क्लॉज के बाद मेहरबानी करके अपने वकीलों को बताएं ये चैलेंज नहीं हो सकता। दुरुस्त किया, ये भी चैलेंज आपने कानून नून लीग ने चैलेंज किया, सर हमने सुप्रीम कोर्ट ने होगा, आप बताएं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रिंसिपल सेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17th अमेंडमेंट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां पे 3 चीजें हुई हो वहां पे हम चैलेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 17th अमेंडमेंट में कहा कोरम नॉन जुडिस मैलाफाइडी विदाउट जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर एक चीज ऐड कर दी 21वीं तरमीम में कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ तो भी चेंज हो सकती है। इनके अपनी पार्टी ने वो चैलेंजेस फाइल किए। ये बताइए कि हमने आज वकला से पूछा, आबिद जुबैरी साहब से बात हो रही थी,
हामिद खान साहब से, बेशतर वकला ये कहते हैं कि चैलेंज तो ये ज़रूर करेंगे, हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने खास तौर पे कहा। अब फैसला आपने ये करना है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये चैलेंज होगा या रेगुलर कोर्ट के सामने चैलेंज होगा, क्या ये चैलेंज हो सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, एक तो ये है कि बड़ी मेहरबानी आपने हमें याद कर लिया, जनरली मैं कहता तो नहीं हूँ लेकिन मेरा ख्याल है आपने 2/3। अब बात 18th अमेंडमेंट से आई जी। 18th अमेंडमेंट के अंदर आपने जुडिशल कमीशन की मेजॉरिटी जजेस की रखी, लेकिन उसी 18th अमेंडमेंट के अंदर पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये इख्तियार दिया था कि अगर 3/4 के हिसाब से अगर जुडिशल कमीशंस की रिकमेंडेशन को वापस भेज देते हैं तो उसकी बजाय नई रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन की आएंगी, और यही वो बुनियाद बनी जिसके ऊपर जो है 19वीं तरमीम आई। तो लिहाजा ये कह देना कि जी 18वीं तरमीम का प्रिंसिपल वायलेट होता है, वो नहीं है। दूसरा उस चीज़ के अंदर है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है जो जुडिशल का हमने एक सारा प्रोसेस चलाया हुआ है, क्या जो जजमेंट आ जाए वो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बना दे? अब ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जितनी भी जजमेंट्स दी हैं, मतलब अगर जस्टिस इरशाद ने जजमेंट दी थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो जनरल मुशर्रफ थे उन्हें 3 साल के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देते हैं कि अमेंडमेंट्स करने का, तो अब हम बाउंड है उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कि हम उसे लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उसके बाद ये है कि जो आपके सामने 4 जजमेंट्स और आई, जजमेंट इसके अंदर ये आई जो भी रिसेंटली आई है, क्या आर्टिकल 151 जो है इसका 184(3) जो है वो अल्टीमेट जस्टिस आर्टिकल 187 के अंदर चला जाएगा? किस हद तक हम जाएंगे? तो क्या आर्टिकल 175(2) उसके नीचे नहीं आएगा? तीसरी चीज़ ये है कि जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने बात किया, जिन 2 जजमेंट्स की तरफ इशारा किया है, वो बेसिकली विंडिक्टिव, बायस और पॉलिटिकल बेस्ड जजमेंट है। आप उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ है। अब बाबरी मस्जिद को आप जो है ये 370A को मिलाएं इस चीज़ के कि इंडिया की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो मेरा ख्याल है कि हम किसी और वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। अगली जो चीज़ ये है कि जो आगे आपका इसका अपॉइंटमेंट का, अब उस अपॉइंटमेंट के अंदर ये है कि आपने बेंच पे आपने बात की है, बेंच दिया किसने है? ये आइडिया जो है, आज भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस बेंच के आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकन्सिलिएशन या पॉलिटिकल फैसिलिटेशन पे जाके गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने विदड्रॉ किया है कि एज ए मॉडरेटर कि चलें यार इस चीज़ पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड से बैकवर्ड किया है, बिलावल ने अपने स्टैंड से वापस लेके आए हैं सिर्फ इसलिए कि रिकन्सिलिएशन हो जाए और बात आगे बढ़े। अब वो जो बेंच वाला आइडिया है उसके अंदर जितनी लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी इस बेंच को बनाने के अंदर, इस बेंच के केस लगाने के अंदर, इस बेंच को सुनने के अंदर, अगर आपने 13 जजेस ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को डिक्लेयर कर दिया उस चीज़ के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो 4 जज हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 60,000 केस को देखेंगे। अब चूंकि हम एक पॉलिटिकल फैसिलिटेशन की तरफ गए हैं, तो असद आज देखिएगा, अगर ये आइडिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था अल्टीमेटली 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर पाकिस्तान की पार्लियामेंट वापस उसी तरफ जाएगी, क्योंकि जितनी देर आप उस प्रोसेस के अंदर 2 एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन नहीं करेंगे, री एलोकेशन ऑफ बिजनेस नहीं करेंगे, जजेस की स्ट्रेंथ नहीं लेके आएंगे, नहीं चलेगा ना। वो आज नहीं ना, आज से ही स्टार्ट हुआ है ना। आज पाकिस्तान के जो आने वाले चीफ जस्टिस है, अगर वो बन जाते हैं उस चीज़ के अंदर जो आज अमेंडमेंट आ गई है, उन्होंने इस केस के अंदर ऑब्जर्वेशंस दे दी है कि भी आर्टिकल 199 से अगर मामला हमारे पास है तो पहले डिटरमिन कौन करेगा कि कौन। आपके ख्याल में जल्दबाजी में बना दिया गया बेंच? इसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया बगैर? बात यह है कि आपने जाना है यहाँ से साउथ से नॉर्थ जाना है। अब नॉर्थ जाते हुए आपका साथ वाला एक दोस्त कहता है यार नॉर्थ नहीं जाना, आप इसको जो है वेस्ट पे चलना शुरू कर दें। आप कहते हैं चले यार इसको साथ तो मिलाए ना, आप वेस्ट पे जाते हो और अल्टीमेटली वेस्ट तो कहीं खाई के अंदर जा रहा है, फिर वापस तो आपने नॉर्थ, आपने अपने रेगुलर सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अलहदा किया है, और चाहे आपका 100 केस है या 200 है। अभी ये बताएं कि मौजूदा सिनेरियो में अभी 7 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है, तो रिजर्व सीट्स का जो फैसला 13 मेंबर्स बेंच का आया हुआ है उसका रिव्यू लगना है, क्या 13 जजेस का फैसला 7 जजेस रिव्यू कर सकेंगे? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सेट प्रेसिडेंट है और दुनिया भर के अंदर है कि जो मेजॉरिटी बेंच है वो लार्जर बेंच के डिसीजन को अंडू नहीं कर सकता, और अगर आपका लार्जर बेंच बना हुआ है तो उससे बड़ा बेंच आपको बनाना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आया है कि 5 जज होंगे, उसके ऊपर 6 या 7 या 8 जज बैठेंगे तो उसकी अपील सुनेंगे। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यही किया है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 5 जजेस की जजमेंट थी ब्रिगेडियर FP अली की, जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स को वैलिडेट किया था सिविलियंस के अंदर। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को
4-1 से कर दिया। और जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि चूंकि 5 का पहले फैसला, हमें लार्जर बेंच में जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज का फैसला करते हैं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन है। हमें मोहब्बत है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से, हमें मोहब्बत है अच्छे जजेस से, हमें मोहब्बत है इस चीज के अंदर कि हमारी जुडिशरी का वकार और चीजें बुलंद है, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल्स, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ द कंप्रोमाइजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्सीडिंग ऑफ द जुरिसडिक्शन, एंड बट नॉट फॉर द सेक ऑफ द सेइंग कि वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन व्हिच आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। बिलाल साहब, ऐसा लगता है कि इन बातों का ख्याल नहीं रखा गया कि अब जैसे 13 मेंबर्स का एक अब उसका रिव्यू लगना है, तो ये आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो उसको नहीं सुन सकता, जैसे कि हाफिज साहब कह रहे हैं। फिर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप इस बुनियाद पे कह रहे हैं ना कि तादाद कम होगी, तो यहाँ पे कदगन तो नहीं है कि 5 से बड़ा बेंच नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के शिक सुना देता हूँ। फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 3 अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ नॉट लेस देन 5 जजेस, मतलब कि मिनिमम 5 जजेस होने चाहिए। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल तो 15 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए। नहीं, वो हर केस पे वेरी करेगा ना, हर केस में वेरी करेगा। कौन बनाया करेगा? जुडिशियल कमीशन बैठेगा, नहीं ऐसे जजेस बैठेंगे सारे प्रेगनेंसी केसेस के बाद। जी देखिए, मैं फिर से ज़रा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। और अगेन मेरे बुकला कॉलीग्स, आई मीन आई एम नॉट अ वकील माई सेल्फ, बट नहीं, लेकिन आज तो आपका लग रहा है कि आप यू आर मोर देन अ वकील। मैं स्टूडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूर हूँ एज अ पार्लियामेंटेरियन, मगर देखिए गुजारिश ये कि तरीक़ेकार ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस की तकर्री करेगा कि ये वो जजेस हैं जिनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। और उसके अंदर ये भी एक शिक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में कंप्राइज इक्वल नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम ईच प्रोविंस, तो हर सूबे की नुमाइंदगी भी होगी। और उस रोस्टर के अंदर से फिर जो सबसे सीनियर मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जज हैं और अगले 2 जजेस हैं, वो फिर बेंचेस अपने उस रोस्टर के अंदर में से तय करेंगे। तो इसलिए ये भी ऐन मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन को जहाँ पे कहीं ऐसा महसूस हो कि देखिए एक पिटीशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुननी है और इतने जजेस की तकर्री की ज़रूरत है, तो जुडिशल कमीशन उतने जजेस या उससे बड़ा एक रोस्टर वहाँ पे रखे और वो आपस में से एक बेंच बना लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब कि जो ऐसा इशू नहीं है जो कि रिजॉल्वेबल। लेकिन इसमें बिलाल साहब एक खदशा है कि पहले बेंच बनेगा, उसके लिए मीटिंग होगी और उसके बाद फिर जो है वो ये फैसला करना कि ये वाला केस, एक स्पेसिफिक केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाना है या दूसरे बेंच के पास जाना है, फिर उसके लिए उसकी हियरिंग होगी। तो इससे ज्यादा होगा। नहीं, सॉरी मैं जी प्लीज। देखिए मुझे गुजारिश है इसमें कि कोई ऐसी बात नहीं जी, जज बेंचेस हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट खुद बनाता है ना तो जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग कॉल होनी है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए एक रोस्टर बन जाना है। उसके बाद ये नहीं है कि जुडिशल कमीशन ने हर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हर केस का बेंच बनाने के लिए, वो तो जजेस उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो जजेस मुकर्रर किए गए हैं वो आपस में बैठ के बनाएंगे। देखिए जी, तो इसलिए उसके अंदर वही कोई ऐसा कोई इतना बड़ा इंपेडिमेंट नहीं है। एक छोटी सी गुजारिश, बिलाल साहब जो बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के लिए। आपका मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमा है, मैंने पेमरा के खिलाफ मुकदमा फाइल कर दिया, ओगरा के खिलाफ कर दिया, ये बात दुरुस्त है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस ऐसे ही डिसाइड होंगे। जहां पे मसला है वो ये है कि लेट्स से जो आपने भी एग्जांपल दी, एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनता है 7 मेंबर का, आपने अभी एग्जांपल दी कि हमने स्पेसिफिकली रिव्यू सुनना है उस रिजर्व सीट्स की जजमेंट का, तो होगा क्या कि ये जुडिशल कमीशन उस जजमेंट के रिव्यू के लिए खास तौर पे एक 7 से लार्जर बेंच बनाएगा कि जी क्योंकि 7 से जिस वक्त वो बेंच बना रहा होगा जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी है, उसको ऑलरेडी पता होगा जुडिशल कमीशन में सर जजेस कम हैं और नॉन जजेस की मेजॉरिटी है, चले ऐसे कह लेते हैं नॉन जजेस की मेजॉरिटी है जिसमें 2 पार्लियामेंटेरियंस ऑपोजिशन के, वो उसको ऑलरेडी पता होगा कि ये बेंच में फुला केस के लिए बना रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि चले 3 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर तो चले चलता रहेगा, जहां पे आपने 9 मेंबर 11 मेंबर बेंच बनाना होगा किसी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए, और ऐसे लोग जो जजेस नहीं हैं वो मेजॉरिटी में होंगे, वो बैठ के मुकदमे को सामने रखते हुए कि ये मुकदमा है जिसका रिव्यू है, इस पे कौन से 9 जजेस बिठाएं, ये इंडिपेंडेंस। पहले भी तो ऐसे ही होता है, पहले भी तो ऐसे
ही होता है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे ही बेंचेस बनते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस बना रहे हो या कमेटी बना रहे जो बेंचेस बना रहे होते हैं पहले ऐसे स्पेसिफिकली किसी मुकदमे को सुनने के लिए, वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। अभी भी आप ये पावर जुडिशियल मेंबर्स को दे दें, ये कहना कि उसमें अटॉर्नी जनरल भी बैठेगा, लॉ मिनिस्टर भी बैठेगा, पाकिस्तान बार काउंसिल भी बैठेगी, ऑपोजिशन भी बैठेगी, गवर्नमेंट भी बैठेगी, लेकिन वो एक कमेटी बनाएगी। उसमें ये होता है ना कि आज भी तो आप बेंच बनता है तो शक्ल देख के फैसला बता नहीं देते कि फैसला क्या आएगा। लेकिन कम से कम आपके और मेरे सामने बात होती है कि जो बंदा ऑस्टेंसिबली जो बंदा बेंच बना रहा है उसकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, वो एक कमेटी है जजेस की। यहां पे सियासी वाबस्तगी वाले लोग मुकदमे को मद्देनजर रखते हुए कि हमें इस रिव्यू के लिए 9 मेंबर बेंच बनाना है, एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है तो फिर पता नहीं नॉन इंडिपेंडेंस। मेरी गुजारिश ये है कि ऐसी भी दलाइल दी गई हैं, इसमें बुकला भाई हाजिर थे कि एक फर्द वाहिद सारे बेंचेस का क़याम करे। बहुत लोग ये भी समझते हैं कि आज एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर अपोजिशन और ट्रेजरी मेंबर्स की नुमाइंदगी है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी है, जिसके अंदर सुपीरियर जजेस की नुमाइंदगी है, वो सब जो फैसला करें उसमें तो कंट्रोवर्सी हो सकती है, मगर फर्द वाहिद का फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मास्टर ऑफ द रोस्टर के अपने बायसेस नहीं हो सकते अपने कॉलेज के मुताबिक, और हमने क्या ये बायसेस देखे नहीं है। दूसरी बात, इफ यू अलाउ, सॉरी आई अंडरस्टैंड हाफिज साहब का टाइम है, हाफिज साहब माजरत जी, मैं आपकी एक बात नहीं, मैं हाफिज साहब की एक बात की तायद करना चाह रहा हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारी भी ख्वाहिश यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हों। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हमारे लिए भी एक आप कह लें कॉम्प्रोमाइज़ है, मगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नेसेसरी था इन ऑर्डर टू अराइव एट एक इत्तफाक़ राय के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करें। तो यकीनन हम आज भी समझते हैं कि जो मकसद था, हकीकतन जो पर्पस था, वो बेहतर सर्व होता अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते, मगर चूँकि बेंचेस के ऊपर एक इत्तफाक़ राय हुआ है, एक पायदार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कल पास हुई है, तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड राइट। अच्छा असद भाई, आपको बताओ, इस सारे का एक सोल्यूशन था, और वो सोल्यूशन उस वक्त आ गया था कि जब ये सारा कुछ एक जो एंटी नैरेटिव इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए या पार्लियामेंट के अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाया था, उसका एक ही सेंट्रिक पॉइंट था, और वो हैं ये जो जाने वाले चीफ जस्टिस है। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि जो 65 से 68 का है या 3 साल का टेन्योर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक है, और वो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि बहुत अर्ली इसको क्लियर कर देना चाहिए था। दूसरा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ गए, आप पीटीआई से या मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको अगर आप कैमरे के अलावा पूछे जाके तो वो यही कहेंगे कि हमारा सेंट्रिक पॉइंट यही था कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी ये आउट गोइंग चीफ जस्टिस नहीं जाने चाहिए, और वहाँ के ऊपर इसलिए कन्फ्यूजन आ गई कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे 65 से 68 किया। अगर गवर्नमेंट पहले दिन ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर 65 कर देती तो ये भी इंप्रेशन चला जाना था कि शायद आउट गोइंग चीफ जस्टिस जा रहे हैं, और अगर ये दोनों चीज़ें निकल जाती तो सीओडी के अंदर या पीटीआई या जेयूआई या पीपल्स पार्टी या पीएमएल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे तो एग्री है ना, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इनके पास कि उसके अलावा जाते। अब एक जो है, एक जिस तरह उसे कहते हैं ना कि इट इज़ कन्वीनियंट फॉर ऑल दी, बट उस कन्वीनियंट के अंदर पीटीआई फिर निकल गई है, और निकल के जो है आज उनके सामने कंपल्शंस भी आई हैं। मतलब पहले देखें ना कि आपने रात तक ये कहा कि इससे बुरी अमेंडमेंट्स कोई नहीं है, ये अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था तो पीटीआई के लॉयर्स जो हैं इंट्रा पार्टी केस के अंदर चीफ जस्टिस के सामने जाके कहते हैं कि सर आप न सुने, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई है, अभी उसको प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं किया हुआ था, तो मीनिंग देयर बाय कि पार्लियामेंट के अंदर और स्टैंस है, अदालत के बाहर और स्टैंस है, अदालत के अंदर जो है वो और स्टैंड है, और मेरा ख्याल है कि हर शख्स का ये हक है कि यहाँ पे उसे कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल बेनिफिट्स आए उसका एडवांटेज लेना चाहिए। बट अल्टीमेटली ये है कि क्या ऐसा पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसको इन अमेंडमेंट से इंसाफ के अंदर तेजी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उसलिए नहीं आएगी कि उसके लिए आपने इस प्रोसेस को और कंफ्यूजन वाला कर दिया है। अल्टीमेटली अगर आप उसकी बेहतरी चाहते हैं, क्लियर हेडेड के साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए, मेजर रिफॉर्म्स करें, सिविल, क्रिमिनल, गवर्नेंस, टैक्स और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के अंदर आए, ताकि उससे इस चीज़ का एहसास हो कि पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है वो हमारे लिए काम कर रही है, और उसके अंदर पर्सन स्पेसिफिक या इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कोई एजेंडा नहीं है। साहब, क्या हर केस से पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि ये इस तरह ही होगा ना? ये इस तरह होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आ गया तो उसकी थर्सडे वाले दिन एक मीटिंग होती है, और उसका भी आपने देख लिया कि इन्होंने गुड इंटेंशन के साथ बनाया कि चीफ
चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन को स्ट्रक्चर्ड किया जाए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गया कि वहाँ के ऊपर जो है वो एक जज साहब ने कहा जी कि हम तो नहीं इस पे अभी जाएंगे, ये करेंगे। पार्लियामेंट के बाद एक ऑर्डिनेंस आ गया, फिर हमने उसको किया। अब हर थर्सडे को एक मीटिंग आएगी, उसके अंदर जो है दो तरह के केसेस होंगे। एक होंगे जो नए आएंगे, एक वो होंगे जो ऑलरेडी इतना पड़ा हुआ है, उसके अंदर अगर जज साहब मैं दरख्वास्त दे देता हूँ कि सर ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस आप ना सुने, तो जज साहब जो है ये बाउंड है इस चीज़ के, मेरा उसका वो करेंगे, अच्छा मैं उस कमेटी या कमीशन को भेज देता हूँ। अब कमीशन जो है वो थर्सडे को मीटिंग करेगा या वेडनेसडे को करेगा और करेगा, वो सारी चीज़ों को सोचेगा और अल्टीमेटली देखेगा। यही जुडिशल कमीशन जो है उसके खिलाफ हम फिर सारे हो जाएंगे कि भाई साहब ये तो इंसाफ को इंस्टेंट करने की बजाय जो है ये सारी की सारी हाई कोर्ट्स के अंदर जो लाखों की तादाद के अंदर केसेस हैं, और यहाँ के ऊपर एक कंफ्यूजन आएगी और अल्टीमेटली जो है इनको सर जोड़ना पड़ेगा। ये बैठेंगे, जुडिशरी को साथ मिलाएंगे और वे फॉरवर्ड के अंदर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, बिलाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।